Namaskar, salam, sat sri akal, and a very good evening. How is everyone doing? Well, we have to learn to live with this virus, and we will have to change ourselves. Change is the key, and man has always adapted to changes. आप याद कीजिए, आदमी ने कब बदलाव नहीं किया। हमने इतिहास जब पढ़ना शुरू किया तो हमने जाना कि किस तरह से आदमी पैलियोलिथिक एज में हंटर और गैदरर था। He hunted animals and gathered fruits, roots and ate them. From there, this very instinct of changes, changing according to the environment, led to the discovery of fire. फायर की डिस्कवरी होने के बाद किस तरह से आदमी आगे बढ़ते बढ़ते सेटल हो गया, फार्मिंग करने लगा, पशुपालन करने लगा और लगातार बदलता गया। इसके बाद हमने देखा कि चाल्कोलिथिक एज में चाल्कोलिथिक आदमी ने मेटल और पत्थर दोनों का यूज सीख लिया था। किस तरह से हमने ये भी देखा कि किस तरह से आदमी ने कॉपर, जिंक, टिन, लेड मिलाकर एक नया मेटल बनाना भी सीख लिया, ब्रोंज। और इस तरह से आदमी का ये जो स्वभाव है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, बदल लेना, इसी स्वभाव की वजह से आदमी लगातार सशक्त होता गया, दूसरे एनिमल्स से अपनी सुपीरियरिटी तय करता चला गया। आप अंदाजा लगाइए, आज से करीब 6000 साल पहले का वो समय, लगभग 4000 साल बीसी की मैं बात कर रहा हूं, जब उस समय के हमारे पास प्रमाण मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और दुनिया की 4 दूसरी सिविलाइजेशन कितनी विकसित हो चुकी थी। उस आदमी ने, जिसने शुरुआत करी थी केवल पत्थर का प्रयोग करके पाषाण युग में, उसके बाद मेटल्स का प्रयोग करना, खेतीबाड़ी करना, पशुपालन करना, एक जगह पे सेटल हो जाना, पहले छोटे छोटे गांव बना लेना, छोटी छोटी बस्तियां बना लेना, और उसके बाद आज से करीब 5,500 साल पहले, 3,500 साल ईस्वी पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, प्रमाण मिले हैं एक नगरीय सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जिसमें नगर बन चुके थे। और जी हां, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन 2 प्रमुख शहरों की बात कर रहा हूं, जहां एक एक शहर में लगभग 40 से 50 हजार लोग उन दिनों में रहा करते। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। वो वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन तक आदमी पहुंच चुका था। वैसे तो लोथल के डॉकयार्ड हम आपको लेकर चलेंगे, हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहरों में, तीनों जोदाड़ो, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो
मोहनजोदड़ो हो और चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हम सभी शहरों में लेकर चलेंगे। लेकिन पहले मैप में एक बार नजर डालते हैं सबसे प्रमुख दो शहरों पे, मोहनजोदड़ो। और अगर मोहनजोदड़ो आप देखेंगे कि आजकल अब पाकिस्तान में है, और सही से अगर आप देखेंगे तो तीनों ही जोदाड़ो अब पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो के ठीक नीचे, अगर आपके मैप में ना भी दिया हो तो उसके जस्ट नीचे मोहनजोदड़ो एक छोटा शहर है। मोहनजोदड़ो क्योंकि बड़ा शहर है तो उसे आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आप नजर डालिए दूसरे शहरों के बारे में। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो ये उस समय के शहरों का सबसे बड़ा शहर था। जनसंख्या का अनुमान है करीब 40,000 से ज्यादा लोग वहां रहा करते। इसमें हम आगे इसकी इमारतों की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के उन दूसरे शहरों पे भी नजर डाल लेते हैं। आप देखिए कालीबंगन सिंधु शहरों में से एक ऐसा शहर जहां हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे संस्तर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के चरण में खेत जोते जाते थे, ये मैं बता चुका हूं। खेतीबाड़ी हुआ करती थी, ये हम बात कर चुके हैं। और ये नगर दुर्ग सभ्यता वाला नगर बन चुका था। यहां बहुत सारे ऐसे चबूतरे भी मिले हैं जहां ये प्रमाण मिले हैं कि वहां पर कुछ यज्ञ जैसे कुछ कार्यक्रम भी हुआ करते थे। आपको मैं लोथल लिए चलता हूं, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर आ जाइए आप गुजरात में, और देखिए ईंटों के कृत्रिम इस एकमात्र ऐसा शहर जहां डॉकयार्ड था। और ये प्रमुख बंदरगाह उस समय का रहा था। यहां पर ये भी प्रमाण मिले हैं कि यहां तक कि चावल भी दूसरे देशों में भेजा जाने लगा था। ये अहमदाबाद के पास एक और स्थान रंगपुर, बहुत पुराना चावल का भूसा मिला है वहां से, एक इमारत में धरती के नीचे गड़ा हुआ। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की खेती बाड़ी कितनी विकसित रही होगी। पंजाब में आइए मैप में और आप देखिए पंजाब में कि यहां हड़प्पा संस्कृति के कुछ और चरण, हमें बनवाली की मैं बात कर रहा हूं, कुछ और चरण मिले हैं। आपको लिए चलता हूं सुरकोतदा, जो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से वास्तव में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इससे ये पता चलता है कि उस समय का आदमी कुत्ते के अलावा घोड़े का भी खूब उपयोग किया करता था। खेती बाड़ी में जहां वो दूसरे पशुओं का उतना उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन घुड़सवारी करना जरूर आदमी ने सीख लिया था उन दिनों में। और पत्थर के टुकड़ों से दीवार बनी हुई मिली है। तो मोहनजोदड़ो में जहां हमने ईंटों का प्रयोग देखा, वहां पर कुछ शहरों में हम देख सकते हैं कि पत्थरों से भी दुर्ग बनाए जाते थे, वर्गाकार बुर्ज बनाए जाते थे। अगर धोलावीरा में मैं आपको लेकर के चलूं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नवीनतम खोजों में से एक है। गुजरात, आज के गुजरात में ये धोलावीरा शहर स्थित है। और अगर आप इसे देखेंगे
ये सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से ये भी एक था। ये निश्चित रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितना बड़ा तो नहीं था, खासकर मोहनजोदड़ो जितना बड़ा तो नहीं था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे पुराना जो शहर है वो हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ा जो शहर है वो मोहनजोदड़ो। लेकिन ये भी काफी बड़ा, धोलावीरा भी काफी बड़ा शहर था। हम अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कैरिड आउट एट मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा आर यूजफुल to know about Harappan culture. This everybody knows. But do you know that Sir John Marshall and his team walked in the sites of Mohenjo-daro? Initially, they had gone there to build a railway line. They had in fact started using those bricks. And then later on somebody, when they had already used some of the bricks, then somebody drew their attention. The people who were working there, when they had already used some of the bricks, then they drew their attention that these bricks seem to be from a very old civilization. And then of course the team started working on excavation. The discoveries are the basic source materials of Harappa culture. Archaeologists also collected potters, seals, weights, measures, tools, weapons, and ornaments. These evidences gave a lot of knowledge about Harappan civilization. आप अंदाजा लगाइए, अगर सतर्कता ना बरती गई होती तो ये सारे प्रमाण थोड़े दिन बाद मिट सकते थे। लेकिन ये तो सतर्कता थी कि जिससे ये ध्यान खींचा गया कि ये कोई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की दबी हुई चीजें सामने आने लगी हैं। और जब एक्सकेवेशन हुआ तो पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी 4 सभ्यताओं में से एक की हमने खोज कर डाली। अगर मैं उसी समय की दूसरी सभ्यताओं की बात करूं तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। टिग्रिस यूफ्रेटिस वैली में जो सिविलाइजेशन, मिडल ईस्ट की जो सिविलाइजेशन रही, हमने बात करी थी दूसरी सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे इजिप्ट की, मिस्र की सिविलाइजेशन की बात करी थी। और हमने चाइना में हुआंगहो वैली में जो सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले हैं उसकी भी बात करी थी। उन्हीं तीनों सभ्यताओं जितनी पुरानी एक और सभ्यता हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए इस पे। और उन सभ्यताओं से कहीं आगे इस सभ्यता को इसलिए माना जा सकता है कि उनमें से 2 सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं मानी जाती हैं। वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी, इतनी प्लान्ड नहीं थी जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्लानिंग में बहुत आगे थे वो लोग। आपको ये जानकर गर्व होगा कि थोड़े दिन पहले, लगभग उससे 3000 साल पहले की अगर हम बात करें तो आदमी सेटलर भी नहीं था, आदमी घूमता था। और इस सभ्यता ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस करी थी कि अगले 3000 साल में इतने बढ़िया टाउन्स इन्होंने बना लिए, इतनी बढ़िया नालियां वहां पर मिलती हैं, इतने बढ़िया इनके गोडाउन्स मिलते हैं। हम आगे चल के उन पे भी नजर डालेंगे, लेकिन कुछ और सोर्सेज की बात कर लेते हैं पहले। ये 1921 की मैं बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि भारत में
रेलवे लाइनें बिछाने का काम 1853 में शुरुआत हुई थी और वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जब हम 20वीं शताब्दी के अर्ली डेज की बात करें तो उस समय रेलवे लाइन बिछाने का काम काफी विस्तार लेने लगा था, क्योंकि अंग्रेज अब ज्यादा फोकस करने लगे थे टेलीग्राम पे, टेलीग्राफ पे और रेलवे पे। वो इसलिए नहीं कि भारत को डेवलप करना चाहते थे, बल्कि वो इसलिए ताकि उनको कॉलोनीज को कंट्रोल करने में आसानी रहे। लेकिन इसी में हमें हमारी ये जो सभ्यता है इसके अवशेष मिल गए। इसकी जो मॉडर्न साइट्स हैं वो मुख्यतया ये जो इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इन सब के किनारे जो बिखरी पड़ी है और थोड़ा सा हिस्सा इसके छोटे छोटे गांव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। आप एक बार फिर से मैप पर चल सकते हैं और उत्तर प्रदेश में आप आइए, आलमगीरपुर और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे गांव आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वो टाउन प्लानिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन की जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। आइए अब आगे चल के हम बिल्डिंग्स पे नजर डालते हैं और सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग एक बार दिखाना चाहता हूं इस तस्वीर के माध्यम से। The cities of Mohenjo-daro and Harappa were divided into two parts. The upper part was built on raised platform and has been described as citadel. Upper part was the citadel. The lower part was called lower town and was much larger. Citadel was raised part of the city. It has often been described as a fort or administrative block. The ruling classes included priests, wealthy merchants lived in citadel. Citadel had massive walls to provide protection against floods in the river Indus. The citadel consisted of important buildings जैसे कि ग्रेनरी है, टाउन हॉल्स हैं, द ruins of Great Bath are also found here. ग्रेट बाथ पे एक नजर डालते हैं। देखिए कितना सुंदर है। ग्रेट बाथ की तस्वीर दिखाइए। It was situated in the citadel and was made of baked bricks and mortar. It was provided with two openings, one at the top जिससे पानी अंदर आता था and the other one at the bottom जिससे पानी बाहर जाता था। The idea was to clean the bath periodically. There were small rooms around the bath were probably used as dress changing rooms. One of the rooms contained a big well. Below the citadel lay the lower town. It was inhabited by petty merchants and craftsmen. तो मैं एक बार फिर याद दिलाऊं, सिटाडेल में थोड़े जो अपर क्लास के लोग थे वो थे जैसे कि पुजारी लोग, राजकाज के काम से संबंधित लोग, और लोअर टाउन जो था वहां पर मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन थे। This town was divided into rectangular blocks by wide roads. अब देख सकते हैं कि आजकल के टाउन्स में भी रोड इतने वाइड नहीं हैं और वेल प्लान्ड सिटीज नहीं हैं, लेकिन उन दिनों के रोड्स दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स।
Here the remains of bricks houses can be seen. ब्रिक्स हाउसेज के रिमेन्स देखिए, आपको ये ब्रिक्स दिखाई दे रही है साफ साफ, और ड्रेनेज बना हुआ है इनसे. प्रोविजन वॉज मेड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. कैन यू इमेजिन? आज स्ट्रीट लाइटिंग का बंदोबस्त सभी गांवों में नहीं है, लेकिन उस समय की सभ्यता के लोगों ने स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन कर रखा था. यह बड़ी बात थी. इतना आगे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. और बच्चों, टाउन हॉल का जो स्ट्रक्चर है वो 69 मीटर लॉन्ग और लगभग 23.4 मीटर वाइड. थिकनेस ऑफ द वॉल्स वेरिड फ्रॉम 1.2 मीटर टू 1.5 meters. It might have been used as an administrative block. Houses और drains well planned हुआ करते उन दिनों के, और उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर पे अगर नजर डालनी है तो एक नजर डांसिंग गर्ल पे डाल लीजिए. आपको समझ में आ जाएगा डांसिंग गर्ल को देख करके कि उन दिनों का आर्ट और आर्किटेक्चर कितना आगे था. The sculptors of Harappa were excellent. Many statues and figurines of both men and animals have been found at various sites of the Indus Valley. Some of the noteworthy statues are of a yogi, a dancing girl, a strong watchdog, and a young bull. आइए उस समय की पोट्री की बात कर लेते हैं. Several methods were used for the decoration of pottery. Geometrical patterns, circles, squares, triangles, and figures of animals, birds, snakes, or fish are frequent motifs found in Harappa pottery. Another favorite motif was tree pattern. Plants, trees, विशेषकर पीपल के पत्ते, they were found on pottery. Harappa made great progress in art of pottery. Harappan people used different types of pottery such as glazed, polychrome, incised, perforated, and knobbed. The glazed Harappan pottery is earlier example of its kind in the ancient world. अगर मैं सही से कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा कहना कि उस समय की चारों पुरानी सभ्यताओं में अगर पोट्री की सुंदरता की बात करूं तो सबसे ज्यादा सुंदर पोट्री हड़प्पन लोगों की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की थी. आर्ट ऑफ राइटिंग की भी मैं बात करूंगा आज. The Harappan people were literate and used the Dravidian languages. इसीलिए आज के हमारे द्रविड़ भाई ये कहते हैं कि वो भारत के सबसे पुराने लोगों में से हैं, क्योंकि ये प्रमाण मिला है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस पहले आई. द्रविडियन लैंग्वेजेस बहुत पुरानी थी और द्रविडियन पीपल वर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. Only part of this language has been deciphered today, leaving numerous questions about this civilization unanswered. उन दिनों की सील्स पे एक नजर डालिए, हड़प्पा सील्स पे ध्यान से इन सारी सील्स को आप देखिए. आप देखोगे कि वहां पर मिलने वाली जो हजारों सील्स हैं उनमें यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसेरोस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोर, बुफेलो, इन सब की तस्वीरें मिली हैं. Seals are very important source of information of the Harappan civilization.
More than 2,000 seals have been found at various excavated sites, and the seals were usually made of स्टीटाइट। स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है। द मोस्ट रिमार्केबल सील इज द पशुपति सील। सील्स तो वहां से 2000 मिली है, लेकिन सबसे रिमार्केबल सील पशुपति सील। सम सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड और आइवरी। तो अब ये पता चलता है कि पाषाण युग से अब आदमी बहुत आगे बढ़ चुका था, और पाषाण युग से जहां हम सबसे पहले कॉपर ब्रॉन्ज का यूज करते करते अब सोने तक आ चुके थे, गोल्ड का यूज भी होने लगा था। अब केवल आदमी कॉपर ब्रॉन्ज और आयरन तक सीमित नहीं था, बल्कि अब गोल्ड का भी यूज होने लगा है। ऐसे प्रमाण यहां पर मिले हैं, जबकि दूसरी सभ्यताओं में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। सम सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड। दे ऑल बेयर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डिजाइन्स। उस समय के लोगों के जीवन की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपल फूड खाते थे, व्हीट, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश और मीट भी खा लिया करते। अगर क्लोथ्स की बात करूं तो लेडीज ने शॉर्ट स्कर्ट पहनना शुरू कर रखा था और वेस्ट गर्डल तक वो उसको हेल्ड करती थी, और जहां तक आदमी की बात है वो लंबे लूज अनस्टिच्ड गारमेंट ही पहनते थे। उन्होंने अभी स्टिच गारमेंट पहनने शुरू नहीं किए थे। विमेन वोर नेकलेसेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स एंड वेस्ट बैंड्स। These were made of gold, silver, bone, stone, ivory and silk. Men also adorned themselves with ornaments like armlets. The rich wore gold and silver jewelry. The poor used shell, copper, silver ornaments, and the women combed their hair. बालों को संवारना, कंघी करना, ये सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो सभ्यता इतनी आगे थी तो फिर ये तो निश्चित रूप से ऑर्नामेंट्स पहनना और बाल संवारना तो आम बात थी उस सभ्यता के लिए। उन दिनों के लोगों का ऑक्यूपेशन जो था वो फार्मिंग, वीविंग, पोटर्स और मेटल वर्कर्स के अलावा टॉय मेकर्स, जेवलर्स, स्टोन कटर्स और ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करते। और ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग दूसरे सिविलाइजेशन से, खासकर मेसोपोटामियम लोगों से ट्रेड किया करते, क्योंकि हमारे यहां मेसोपोटामियम सील्स मिली है। अगर हमारे यहां मेसोपोटामियम सील्स मिली है तो ये इस बात का प्रमाण है कि इसका मतलब उन लोगों से हमारा व्यापार हुआ करता, नहीं तो फिर मेसोपोटामियम सील्स यहां क्या कर रही थी। तो डॉकयार्ड से उन लोगों के जहाज हमारा सामान लेकर के जाते भी थे और वहां से सामान लेकर आते भी थे। इतना संपन्न सभ्यता का पता चला है, और ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड जो लोथल में डिस्कवर हुआ है, वहां शिप को रिपेयर भी किया जाता था। केवल लोड और अनलोड ही नहीं किया जाता था, बल्कि शिप को रिपेयर भी किया जाता था। उन दिनों के, आज भले ही आप चाइना से टॉयज अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, लेकिन उन दिनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉयज बहुत
अच्छे टॉयज हुआ करते। आओ लौट चले वापस, आइए हम सेल्फ सफिशिएंट एक बार फिर से बन जाएं। भारत एक युवा देश है, अगर हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे तो एक बार फिर से हम भारत को वही स्वर्ण युग वापस दिला सकते हैं। मैं आपको एक बार उन दिनों के टॉयज दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टॉयज मिले हैं वो कितने सुंदर हैं। तो एक ऐसी सभ्यता जो अपनी पराकाष्ठा पर थी, उसका भी धीरे धीरे पतन हुआ और इसके बाद एक दूसरी सभ्यता आई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, इस पर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ आई थी, कुछ का मानना है कि महामारी फैली थी, और कुछ का मानना है कि शायद भूकंप आया होगा, और कुछ का तो यह भी कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं एक साथ सारी आ गई थी, इसीलिए अवशेष इतना गहराई में मिले हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होना और वैदिक सिविलाइजेशन का फिर उसके स्थान पर आ जाना इस बात का प्रमाण है कि मानव कभी मिटा नहीं। मानव ने पहले भी त्रासदियां देखी हैं, अब भी पेंडेमिक का सामना हम कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से सीख सकते हैं कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो जिस तरह से पहले कितनी बार सभ्यताएं मिटने के कगार पर आई, लेकिन फिर से मानव उठ खड़ा हुआ। तो अगर इच्छा शक्ति हो, हम सब साथ हो, तो फिर हम जीत जाएंगे इस महामारी से। धन्यवाद।